हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग एन आर के 9। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिडक्शन के चैप्टर को। इस चैप्टर में मेजरली इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमें पर सेक्शन, हर सेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी एग्जामिशन के अमाउंट याद होनी चाहिए और किन स्पेसिफाइड कंडीशंस में एक एसएससी अवेलेबल है टू क्लेम द अजम्पशंस, विच मीन्स कि पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशन स्पेसिफाई हैं। उन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो कंडीशन स्पेसिफाई होती हैं तो पर्टिकुलर एसएससी उस सेक्शन के अकॉर्डिंग, उस सेक्शन के अंडर डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। सो क्लियर? तो आज के सेशन में हमें बहुत ध्यान से देखना है कि एक एक सेक्शन को और उनके एग्जामिशन अमाउंट को। सो क्लियर? बट नाउ वी स्टार्ट द सेशन। बट before starting the session, dear students, subscribe the channel and press the bell icon to get each and every update related to your exams. Now let me start the session. डिडक्शन के चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ सेक्शंस अवेलेबल है, पर हाँ हमें इन सेक्शंस का नेम भी रेफर याद रखना है, नेम रेफरेंस भी याद रखना है और सेक्शन का भी नाम भी, इस पर्टिकुलर सेक्शन भी याद रखना है कि वो स्पेसिफाई किस प्रोविजन को डिफाइन करता है। क्लियर? नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ग्रॉस टोटल मीन्स द टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम means the total income computed in accordance with the provision of income tax 1961 before making ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम मींस टोटल इनकम पर्टिकुलर किसी एसएससी की हमने टोटल इनकम कैलकुलेट की एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट में जो जो प्रोविजंस प्रोवाइडेड थे उसके अकॉर्डिंग हमने एक पर्टिकुलर एसएससी की ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट किया। But before making any deduction under chapter 6A, ये हमें पता है डिडक्शंस किस में अवेलेबल है? अंडर चैप्टर 6A। अंडर चैप्टर 6A ग्रॉस टोटल इनकम का मीन क्या हुआ? ऐसी इनकम, ऐसी टोटल इनकम जो हमने पर्टिकुलर एसएससी की कैलकुलेट की, बट बिफोर मेकिंग कैसे कैलकुलेट किए? एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर? बट बिफोर मेकिंग द डिडक्शन अवेलेबल अंडर चैप्टर 6A। क्लियर? सो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? बी। Gross total income means the total income computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961 before making any deduction under Chapter 6A. Clear? Now, next question. Deduction under Section 80C. Deduction under Section 80C is allowed to individual or HUF. 80C में किस किस के डिडक्शंस अवेलेबल है? हम LIC का कोई प्रीमियम पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर रहे हैं, तो 80C बेसिक सेक्शन है। इसमें बहुत सारी ऐसे सेक्शंस डिफाइन हैं, ऐसे टर्म्स डिफाइन है जिनके अंडर एक एसएससी अजम्पशन क्लेम कर सकता है, डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो डिडक्शन अंडर एक सेक्शन 80C इज अलाउड टू इंडिविजुअल एज वेल एज HUF। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following cannot claim deduction for the loan taken to purchase a house property? हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है, किसके लिए परचेज की है? एक पर्टिकुलर एसएससी ने हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया। अब हमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है उन्हें देखते हैं। कर्ता इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी परचेज बाय HUF। सेकेंड ऑप्शन क्या है? एन इंडिविजुअल इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी परचेज बाय हिम। थर्ड वन इज पार्टनर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी परचेज बाय द फर्म। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन कंडीशंस में से, इन पर्टिकुलर एसएससी में से या इन पर्टिकुलर सिचुएशन में से किस सिचुएशन में एसएससी एजम्पशन क्लेम नहीं कर सकता? सो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ अ पर्सन एज ए कर्ता, अगर किसी पर्सन ने एज ए कर्ता ने एक फर्म, एक प्रॉपर्टी परचेज के लिए, प्रॉपर्टी किसके लिए परचेज की है? HUF के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, HUF के लिए प्रॉपर्टी परचेज के, उसकी एग्जाम्पशन क्लेम कौन करेगा? HUF।
उसकी एजम्पशन क्लेम करने का राइट किसके पास है? एचयूएफ के पास, नॉट टू कर्ता। कर्ता पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी के लिए जो बिलोंग किससे करती है? एचयूएफ से, उसके लिए पर्सनली डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर? So which of the following cannot claim deduction for the loan taken to purchase a house property? So answer is correct. Karta in respect of property purchased by HUF. Clear? Now next question. The deduction in respect of contribution to certain pension funds under section 80CCC is allowed to 80CCC section किसकी बात करता है? डिडक्शन अवेलेबल टू सर्टेन पेंशन फंड्स। पर्टिकुलर सर्टेन पेंशन फंड्स जो स्पेसिफाई हैं, अगर किसी पर्सन ने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया है, पर्सन ने कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसकी एजम्पशन वो क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80CCC। 80CCC किसके बारे में बोल रहा है? दोबारा रिपीट करेंगे। 80CCC डिफाइंस डिडक्शन रिलेटेड टू सर्टेन पेंशन फंड्स। क्लियर? अब ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC डिडक्शन अवेलेबल टू हु? किस किस को डिडक्शन अवेलेबल है? सो आंसर सी, HUF as well as individual. Deduction under section 80CCC is available to HUF as well as individual. Clear? Now next question. The employer's contribution for deduction under section 80CCD shall not exceed. 80CCD किस चीज को डिफाइन करता है? कि कोई एम्प्लॉय है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या कोई एनी अदर एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का या कोई अनदर एम्प्लॉय है, वो किस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस एनी अदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन किस में कर रहा है? पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, which is approved by सेंट्रल गवर्नमेंट। एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है, उस एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है, वेदर इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एनी अदर एसोसिएशन, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर है या एनी अदर एसोसिएशन के, वो किस में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? टुवर्ड्स द नेशनल पेंशन स्कीम अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी डिडक्शन अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80CCD। क्लियर? अब इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अंडर दिस सेक्शन किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए? 10% of the basic salary and dearness if the terms of employment to provide. 10% of basic salary और प्लस उसके साथ जो उसे डियरनेस अलाउंसेस प्रोवाइड किया जा रहा है, उससे एक्सीड एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए टुवर्ड एनी नेशनल स्कीम विच इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? 80CCD में किसकी assumption अवेलेबल है? नेशनल पेंशन स्कीम विच इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कंट्रीब्यूशन कर रहा है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, किसके? वेदर इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एसोसिएशन। क्लियर? उसके लिए उसके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए? 10% of basic salary and dearness if the term of employment so provided, जितना उसके एम्प्लॉयमेंट के टर्म के अकॉर्डिंग उसे प्रोवाइड किया जा रहा है, उससे 10% से एक्सीड उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80D। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80D। 80D किसे डिफाइन कर रहा है? क्या तो प्रीमियम पे किया है, पे किया है किसके लिए? मेडिकल पॉलिसी के लिए या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। देखो 80D क्या बोल रहा है? प्रीमियम पेड अदर देन कैश
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ कैश सॉरी हेल्थ चेकअप, ये कैश में कर सकते हैं। प्रीमियम हम पे कर रहे हैं हमारी मेडिकल पॉलिसी के लिए, वो कैश में पे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम प्रिवेंटिव के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो वो कैश में हम कर सकते हैं। एटीडी डिफाइन क्या कर रहा है? प्रीमियम पेड टू प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। क्लियर? प्रीमियम पेड किया है हमने हमारी मेडिकल पॉलिसी के टुवर्ड्स। सेकंड क्या है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम जो पे कर रहे हैं वो कैश के, एक्सेप्ट द कैश एनी अदर मीडियम, कैश के को छोड़कर, कैश को हटाकर हम किसी भी मीडियम के थ्रू उसका पेमेंट कर सकते हैं। एटीडी डिफाइन कर रहा है इसे। क्लियर? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिडक्शन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80D इज 1 लाख। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या है अंडर सेक्शन 80D? दैट इज 1 लाख। क्लियर? किसके लिए अवेलेबल है? इंडिविजुअल एज वेल एज एचयूएफ। किसको अवेलेबल है डिडक्शन? इंडिविजुअल और एचयूएफ। क्लियर? समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन डिडक्शन का अमाउंट क्या है? सम पेड और 50,000 whichever is lower, जितना अमाउंट उन्होंने पे किया है और 50,000 whichever is lower। ये किसके लिए अवेलेबल है? फॉर द सीनियर सिटीजन अंडर सेक्शन 80D। क्लियर? इस डिडक्शन के चैप्टर में और टीडीएस के चैप्टर में एक चीज ये भी बहुत अच्छे से याद रखना कि सेक्शन, कई बार क्वेश्चन क्या होता है, पूरा सेम दे रखा है, स्पेसिफाइड कंडीशन के अकॉर्डिंग है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन वहां पे एसएससी चेंज हो गया। अगर सपोज एटीडी की बात करते हैं तो वहां पे एसएससी लिख दिया कंपनी। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, सारी कंडीशन स्पेसिफाई है, उसे टिक मार्क कर देते कि हाँ डिडक्शन अवेलेबल है। पर एक बार एसएससी को भी अच्छे से चेक करना, कुछ पर्टिकुलर डिडक्शन सब एसएससीज के लिए अवेलेबल नहीं है। पर्टिकुलर एसएससीज डिफाइन है कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इस एसएससी को ये डिडक्शन अवेलेबल है। क्लियर? तो इसे भी बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। एटीडी किसको अवेलेबल है? इंडिविजुअल और एचयूएफ को। ठीक है? क्वांटम क्या है? सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 और सम पेड व्हिचएवर इज लोअर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is deduction under section 80D in respect of medical insurance premium is available if the premium paid by any payment mode other than, अभी हमने डिस्कस किया कि जो प्रीमियम का अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो कैश में नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट द कैश हम किसी भी मीडियम के थ्रू पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट किया, डिमांड ड्राफ्ट किया, पे चेक के थ्रू हमने पेमेंट किया, लेकिन कैश में उसका पेमेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the additional amount of deduction available in respect of contribution to national pension scheme of central government under section 80CCD 1B, subsection 1B is 80CCD हमने पहले अभी डिस्कस किया, किसके लिए बोल रहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम में जो अप्रूव्ड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें किसी एसएससी ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। क्लियर? अब उसमें कितने मैक्सिमम 80CCD में मैक्सिमम अजम्पशन कितने के अवेलेबल है? 1,50,000, 1,50,000 मैक्सिमम अजम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80CCD इज 1,50,000। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 80CCD सेक्शन 1B, इसमें एडिशनल अमाउंट की अजम्पशन कितनी अवेलेबल है? 50,000, विच मीन्स कि अगर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपने 1,50,000 की एग्जाम्पशन क्लेम कर ली है तो 50,000 की आप एग्जाम्पशन एडिशनली क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन अंडर सबसेक्शन 1B। क्लियर? तो क्वेश्चन इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ डिडक्शन, एडिशनल अमाउंट 80CCD कितना बोल रहा है? 1,50,000, एडिशनल अमाउंट कितना है? 50,000। The additional amount of deduction available in respect of contribution to
नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1B is 50,000. क्लियर? क्या हुआ? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. In case of resident individual other than senior citizen, the quantum of deduction in respect of medical treatment of prescribed disease under section 80DB is lower of some paid or. क्या बोल रहा है? 80DB. इसमें सेक्शन को किसके लिए डिडक्शन अवेलेबल है? पहली बात इंडिविजुअल और एचयूएफ को ये डिडक्शन अवेलेबल है. ठीक है, ये बात तो हमें याद है. किस चीज के लिए अवेलेबल है? कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमने कोई पेमेंट किया है टुवर्ड्स द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट ऑफ प्रिस्क्राइब डिजीज अंडर सेक्शन 8. डिपेंडेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? प्रिस्क्राइब डिजीज अदर देन सीनियर सिटीजन. तो उसके लिए डिडक्शन का अमाउंट कितना अवेलेबल है? लोअर, जितना अमाउंट उन्होंने पे किया है, और 40,000 विच एवर इज लोअर ऑफ सम पेड और 40,000. क्लियर? इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन द डिडक्शन अमाउंट इज 1 lakh. द डिडक्शन अमाउंट इज 1 lakh. क्लियर हुआ? In case of resident individual other than senior citizen, the quantum of deduction in respect of deduction of medical treatment of prescribed disease under section 80DB is lower of sum paid or 40,000. Or in case of resident individual, the amount will be 1 lakh. Amount क्या deduction का? 1 lakh. Clear? आगे चले. Now, अगर इसका आगे एक और प्रोविजन आएगा, उसे भी हम देखेंगे. सीनियर सिटीजन के केस में है तो 1 lakh, अदरवाइज 40,000. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G. Deduction under section 80G is available in respect of donation made to certain fund or charity associations. अगर हमने किसी चैरिटी एसोसिएशन में या सर्टेन फंड्स में डोनेशन किया, उसकी डिडक्शन अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80G. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G में किसकी डिडक्शन अवेलेबल है? donation towards a certain funds, certain approved funds और charity funds में certain funds में हमने donation किया है, उसकी deduction available है under section 80G. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G on account of donation is allowed to individual और HUF only. किसको अवेलेबल है? इंडिविजुअल और HUF को. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. Now next question is the maximum amount of deduction. The maximum amount of deduction under section 80G in respect of rent paid. 80G में किसके लिए अवेलेबल है? Only on individual. Only on individual. 80G के लिए कुछ स्पेसिफाई कंडीशंस हैं. पर्सन सैलराइड पर्सन है. पहली कंडीशन क्या है? कि पर्सन सैलराइड पर्सन होना चाहिए. नॉट रिसीविंग एचआरए, नॉट रिसीविंग एनी एचआरए. एचआरए मींस हाउस रेंट अलाउंसेस.
कंपनी से हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं मिल रहा हो, पर्सन के पास कोई अदर रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी ना हो एक्सेप्ट देयर ओन, जिस प्लेस पे वो पर्सन रेसिडेंट कर रहा है, जिस प्लेस पे पर्सन रह रहा है, उसके पास कोई और रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी ना हो। पहली कंडीशन, सैलराइड पर्सन होना चाहिए। सेकंड वन इज नॉट रिसीविंग एनी एचआरए फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से कोई एचआरए रिसीव ना हो रहा हो। और थर्ड वन इज कि उसके पास कोई और रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी ना हो। ठीक है, 80 जी किसके लिए अवेलेबल है? इंडिविजुअल के। उसके तीन ये स्पेसिफाई कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो 80 जी में किस अमाउंट की, पर्टिकुलर कितने अमाउंट की डिडक्शन अवेलेबल है टू द असेसी, दैट इज 25% ऑफ एटीआई adjusted total income or rent 5,000 per month. थर्ड कंडीशन क्या है? एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर एटीआई। फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड कंडीशन, विच एवर इज लोअर। इन तीनों अमाउंट में से जो अमाउंट लोअर होगा उसकी डिडक्शन अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80 जी। तीन अमाउंट क्या है? 25% ऑफ एटीआई एडजस्टेड टोटल इनकम, 5,000 पर मंथ, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर एटीआई। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एटीआई कैसे कैलकुलेट होता है, एडजस्टेड टोटल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसे ध्यान से देखना। एटीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस, ग्रॉस टोटल इनकम में से हम क्या माइनस करेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A माइनस 80C टू 80U, 80C टू अकॉर्डिंग 80CU तक अगर किसी पर्सन ने कोई डिडक्शन क्लेम कर रखी है उस अमाउंट को भी हम एग्जाम करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसी पहले हमने एटीआई कैसे कैलकुलेट करना है? ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस 80C टू 80U तक जो अजम्पशन पर्सन ने डिडक्शन क्लेम किए उसके अमाउंट को माइनस करना है। और लास्ट वन इज डिडक्शंस अवेलेबल टू नॉन रेसिडेंट, उस अमाउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट कैलकुलेट होगा दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम। क्लियर? 80 इंडिविजुअल को अवेलेबल है। तीन स्पेसिफाई कंडीशन क्या है उसके लिए? सैलराइड पर्सन होना चाहिए, सॉरी नॉन सैलराइड पर्सन होना चाहिए, उसको कोई सैलरी ना मिल रही, सॉरी ध्यान वो गलत बोला कि नॉन सैलराइड पर्सन होना चाहिए, पर्सन नॉन सैलराइड होना चाहिए, एचआरए रिसीव ना हो रहा हो और जिस रेसिडेंट एरिया में वो रह रहा है उसके पास कोई और रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी ना हो। ठीक है, ये तीन कंडीशन स्पेसिफाई हो। पहली वाली ध्यान से ध्यान रखना, नॉन सैलराइड है, नॉन सैलराइड पर्सन है। ठीक है, उसकी डिडक्शन कितने अमाउंट की है? 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, 5,000 पर मंथ, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर एडजस्टेड टोटल इनकम, whichever is lower। क्लियर? एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 80C टू 80U तक एग्जाम्पशन अवेलेबल है, डिडक्शन क्लेम कर रखी है उन्हें माइनस करना है, और नॉन रेसिडेंट के लिए जो स्पेसिफाइड डिडक्शन है उन्हें माइनस करना है। आफ्टर दैट कैलकुलेशन जो अमाउंट आएगा वो ही दैट विल बी एडजस्टेड टोटल इनकम। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान सुनना। द मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट क्या हुआ? 5,000। जस्ट सपोज इस अमाउंट को आता है 6,000 या ये अमाउंट आता है 5,000, तो मैक्सिमम अमाउंट क्या हुआ? 5,000। 5,000 से ज्यादा की डिडक्शन हम इस सेक्शन में क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर? तो मैक्सिमम ऑफ अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड इज 5,000। क्लियर? आई होप यहां तक समझ में होगा सेक्शन का कैसे इंप्लीकेशन करना है, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
The maximum tax holiday period under Section 80IA for undertaking engaged in the infrastructure development is 15 years. Sorry, 10 years. The maximum tax holiday period under Section 80IA for undertaking engaged in the infrastructure development is 10 year out of 15 assessment year. ATIA कैसे डिफाइन करा कि कोई अंडरटेकिंग है, कोई यूनिट है वो एंगेज इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उसके लिए टैक्स हॉलीडे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर हाउ मेनी टाइम, फॉर द 10 इयर्स आउट ऑफ द ब्लॉक ऑफ 15 इयर्स। 15 इयर्स में से स्टार्टिंग है 15 इयर्स में से 10 इयर्स तक उसे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? सो द क्वेश्चन इज द मैक्सिमम टैक्स हॉलीडे पीरियड अंडर सेक्शन 80IA for undertaking engaged in infrastructure development is 10 year out of 15 assessment year. Clear? Now next question. Eligible business under section 80IE. Eligible business under section 80IE doesn't include. 80IE डिफाइन कर रहा है एलिजिबल बिजनेस को, उसमें हम किसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? होटल बिलो 2 स्टार कैटेगरी, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिलो 2 स्टार कैटेगरी। अगर कोई बिजनेस है बिलो 2 स्टार कैटेगरी, होटल है, होटल का बिजनेस है हॉस्पिटैलिटी का, और बिलो 2 स्टार है, वो होटल कैसा है? बिलो 2 स्टार, तो वो कवर्ड नहीं है अंडर सेक्शन 80IE। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Deduction under section 80JAA, sorry, there is also a printing mistake, 80JJAA, section को rectify कर लेना, 80JJAA. Deduction under section 80JJAA is allowed of dash of additional employee cost incurred in the course of such business in the previous year. 80JJAA किसे डिफाइन करता है कि किसी पर्टिकुलर किसी बिजनेस में एडिशनल एम्प्लॉय को रिक्रूट किया है, तो उसकी डिडक्शन को, उसकी जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसका अप टू 30% आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इन द प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में एडिशनल एम्प्लॉय रिक्रूट किए हैं तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आप उसकी 30% तक की जो उस एम्प्लॉयज को लगाने में जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है, उस कॉस्ट इनकर्ड का आप 30% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कितने अमाउंट तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? 30% तक की। अब इस सेक्शन के अंडर कुछ इस कंडीशन स्पेसिफाई है कि जो एडिशनल एम्प्लॉयज रिक्रूट किए हैं, जो एडिशनल एम्प्लॉयज हमने लगाए हैं, उनकी मंथली सैलरी 25,000 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट उन्होंने 240 डेज प्रीवियस ईयर में उस यूनिट में काम किया हो, तो कुछ कंडीशन स्पेसिफाई है। आरपीएफ में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में उनका कंट्रीब्यूशन ना हो, तो ये 3 कंडीशन स्पेसिफाई है अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, कितने परसेंट की हम क्लेम कर सकते हैं? 30% तक। क्लियर? तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA is allowed 30% of additional employee cost incurred in the course of such business in the previous year. Clear? Now next question is 3 कंडीशन क्या क्या है कि उन जो हमने एडिशनल एम्प्लॉयज लगाए हैं उनका मंथली एम्प्लॉयमेंट्स इमोल्यूमेंट्स 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 240 डेज एटलीस्ट उन्होंने वर्क किया हो। क्लियर? नाउ और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में उनका कंट्रीब्यूशन ना हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन केस ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, consumer cooperative society under section 80P for other business activities is 80P क्या बोलता है कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, किस में एंगेज है? क्रेडिट परचेजिंग, क्रेडिट फैसिलिटीज टू मेंबर, फिशिंग बिजनेस, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एग्रीकल्चर किस में एंगेज है? क्रेडिट फैसिलिटीज टू मेंबर, क्रेडिट फैसिलिटी किसे प्रोवाइड करा रही है? मेंबर्स को। कॉटेज इंडस्ट्री, फिशिंग प्रोडक्ट्स,
इन एक्टिविटीज में वो इनकर्ड है, ठीक है। अगर इसके एक्सेप्ट इन अगर इन कंडीशंस में अवेलेबल है, अगर एक्टिविटीज एंगेज इन दिस लाइक फिशिंग, कॉटेज इंडस्ट्री, क्रेडिट फैसिलिटी टू मेंबर्स, फिशिंग में है, कॉटेज का है, कॉटेज इंडस्ट्री है, क्रेडिट फैसिलिटी है, सप्लाई ऑफ मिल्क है, और भी ऐसे कुछ बिजनेस स्पेसिफाई है। अगर कोई पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी इन बिजनेस में एंगेज है तो उसके लिए डिडक्शन का अमाउंट कितना है, 100%। जो कॉस्ट वो इनकर्ड कर रहे हैं उसके टोटल 100% एग्जाम्पशन अवेलेबल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80P। क्लियर। दूसरा केस क्या आता है, एक्सेप्ट दीज बिजनेस। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी और बिजनेस में एंगेज है, किसी और बिजनेस में एंगेज है, तो उसके लिए मैक्सिमम डिडक्शन का अमाउंट कितना है, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, फॉर द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ध्यान रखना कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, तो उसके लिए डिडक्शन का अमाउंट है 50,000। हमने 3 केस देखे इस क्वेश्चन में कि अगर कॉर्पोरेट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अंडर सेक्शन 80P, एंगेज इन बिजनेस फिशिंग, क्रेडिट फैसिलिटीज टू मेंबर, कॉटेज इंडस्ट्री, सप्लाई ऑफ मिल्क, ऑयल सीड्स, कुछ बिजनेस स्पेसिफाई है, इस बिजनेस में एंगेज है तो 100% डिडक्शन अलाउड है। क्लियर। अगर इन बिजनेस के अगेंस्ट अदर देन दीज बिजनेस किसी और बिजनेस में एंगेज है तो मैक्सिमम डिडक्शन का अमाउंट क्या है, 1 लाख। और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलावा कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके लिए डिडक्शन का अमाउंट क्या है, 50,000। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन केस ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर सेक्शन 80P फॉर अदर बिजनेस एक्टिविटी इज 1 लाख। अदर बिजनेस एक्टिविटीज मीन्स इनके एक्सेप्ट दीज बिजनेस, वो किसी और बिजनेस में एंगेज है तो उसके लिए डिडक्शन अमाउंट 1 लाख। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ में आएगा इस सेक्शन कि हमने सेक्शन में 3 केस डिफाइन किए। नाउ अंडर सेक्शन 80QQB double QB, the maximum deduction in respect of royalty, the maximum deduction in respect of royalty, royalty किसमें क्लेम कर रहे हैं, in respect of books, बुक्स के केस में रॉयल्टी, हम रॉयल्टी क्लेम कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने अमाउंट की डिडक्शन है, आंसर इज 3 लाख। कितने अमाउंट तक की, इस सेक्शन में हम कितने अमाउंट तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, 3 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑफ बुक्स, रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑफ बुक्स। एक और सेक्शन आता है इसमें 80RRB, ये भी सेक्शन किसको बोलता है, रॉयल्टी के अमाउंट को। सेम 3 लाख की एग्जाम्पशन है, बट किस चीज की रॉयल्टी, पेटेंट। पेटेंट रॉयल्टी का मीन्स क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन ने बुक लिखी, उसने उस बुक को पब्लिश किया और किसी और को ऑथराइज किया कि आप इस बुक को यूज करें, सेल करें। अब वो उस बुक को सेल करके जो प्रॉफिट जनरेट करा उसका कुछ परसेंटेज वो उस ऑथर को प्रोवाइड करा, दैट इज रॉयल्टी। क्लियर। तो 80QQ क्या बोल रहा है, बुक्स की रॉयल्टी, 80RRB पेटेंट की रॉयल्टी। ठीक है, सेम है दोनों में, एग्जाम्पशन अमाउंट कितना है, 3 लाख। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Amount of reduction in case of person suffering with with disability and a person suffering with some disability under section 80U, under section 80U। अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी से सर्वाइव कर रहा है तो उसके लिए एग्जाम्पशन का अमाउंट क्या है, 75,000। फ्लैट फ्लैट 75 फ्लैट रेट से 75,000 की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। एंड इफ पर्सन सफरिंग विद सॉफ्ट डिसेबिलिटी then deduction amount will be 1,25,000, 1,25,000। ये फ्लैट रेट से डिडक्शन अवेलेबल है कि कोई पर्सन डिसेबिलिटी से सर्वाइव कर रहा है तो देन डिडक्शन अमाउंट इज 75,000। सॉफ्ट डिसेबिलिटी मींस बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी है तो उसके लिए 1,25,000। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Deduction in respect of interest on deposit under section 80TB
is available to individual who is the age of 60 or more. 80 में क्या इंटरेस्ट के अमाउंट की डिडक्शन क्लेम होती है। अगर पोस्ट ऑफिस में या पर्टिकुलर किसी पोस्ट ऑफिस में आपने कोई टर्म डिपॉजिट किया है, उस पर जो आप इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं उसकी डिडक्शन अवेलेबल होती है अंडर सेक्शन 80 क्लियर। किसको अवेलेबल होती है? सिटीजन हु इज एज ऑफ 60 और मोर, जिनकी एज 60 से ज्यादा है, मीन सीनियर सिटीजन। ठीक है, 80 भी किसके बात करता है? सीनियर सिटीजन की। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। An amount up to a maximum of 10,000 is deductible under section 80TTA from the gross total income of individual and HUF. 80TTA भी हमने 80TT में क्या बात की कि पोस्ट ऑफिस। 80TTA बात करता है अगर हमने बैंक में कोई इंटरेस्ट का अमाउंट क्लेम कर रहे हैं तो उस पर डिडक्शन के 10,000 तक कोई अमाउंट डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। 10,000 तक एग्जाम सॉरी 10,000 के अमाउंट तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर कोई आप इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द बैंक पोस्ट ऑफिस। क्या किसको अवेलेबल है? इंडिविजुअल एज वेल एज HUF। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। For the purpose of deduction under section 80GGAA, additional employee doesn't include an employee whose total emoluments means salary are more than, हमने डिस्कस किया 30,000 पर 25,000 पर मंथ। अगर 25,000 से पर मंथ से ज्यादा की emoluments उस पर एसएससी को एम्प्लॉय को मिल रही है तो वो एडिशनल एम्प्लॉय में कैलकुलेट इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर। नाउ इस सेक्शन को हमने अच्छे से ऊपर डिफाइन किया। Now next question. Alternate minimum tax under section 115 JC is not applicable to. Alternate minimum tax under section 115 JC is printing mistake है, is applicable to company. AMT किस पे applicable होता है? Companies पे। Clear? Now next question. Alternate minimum tax shall be payable at the rate of 18.5% of adjusted total income. Adjusted total income हमने कैलकुलेट अभी ऊपर करना सीखा। ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन specified under section 111A minus deduction claim under section 80C to 80U and the deduction claim for the non-residents. इन डिडक्शंस इन अमाउंट को माइनस करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से जो अमाउंट आता है उस दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम। एएमटी कितना कैलकुलेट होता है? 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Provisions of alternate minimum tax shall be applicable when adjusted total income exceeds 20 lakh. एएमटी कब एप्लीकेबल होगा? कि उसके एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है? 20 लाख से ज्यादा। 20 लाख से ज्यादा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The tax credit for alternate minimum tax so allowed shall be carried forward and set off during 15 subsequent assessment year. कितने ईयर तक हम उसे कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं? 15 सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर तक। क्लियर। एएमटी को, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स को, क्लियर, टैक्स क्रेडिट को। क्लियर। इसके डिफरेंट प्रोविजंस हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो अब तक इस सेशन में हमने डिडक्शन के बहुत सारे सेक्शंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। सो डियर स्टूडेंट्स, एंजॉय द सीरीज एंड इफ यू वांट दीज पीडीएफ, request your PDF send your PDF request to the official number of NRK9. And if you have any kind of queries, you can put your queries on the comment section as well as to the official number of NRK9. So dear students, enjoy the series and
इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है कि नेक्स्ट सेशन से हम जीएसटी की सीरीज को स्टार्ट करें. सो डियर स्टूडेंट्स, get ready for the GST series and enjoy the day. Thank you everyone.